वो बेरोजगारी का है, क्योंकि लगातार 2 साल से भारत सरकार नीति आयोग के अनुसार और CMIE के अनुसार हरियाणा देश में बेरोजगारी में सबसे नंबर 1 पे प्रदेश है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देश में हरियाणा में होगी। आज इस सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार प्रदेश सरकार है और मुख्यमंत्री जी। जो प्रदेश 2014 से पहले हुड्डा सरकार के समय देश को रोजगार देने वाला प्रदेश था, सबसे ज्यादा देश में निवेश जिस प्रदेश में हो रहा था, अलग अलग आकलन है, लेकिन एक आकलन है कि 18 लाख करोड़ का निवेश 2014 से 2004 और 14 के बीच में 10 साल, और उन्हीं 10 साल गुजरात में 7.5 लाख करोड़ का निवेश हुआ था, जिस गुजरात का ढिंडोरा पीटा बीजेपी ने, गुजरात मॉडल का। उससे 2.5 गुना, हरियाणा छोटा प्रदेश है गुजरात से, लेकिन उस समय निवेश हुआ था। कहीं एटॉमिक पावर प्लांट लग रहे थे तो कहीं थर्मल के कारखाने लग रहे थे। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि गीला खेड़ा जी यहाँ से विधायक, तो उसमें इनके क्षेत्र के अंदर कहीं एटॉमिक पावर प्लांट था, तो हुडेला साहब जिस क्षेत्र बरवाला में थे वहाँ थर्मल का कारखाना लग रहा था। कहीं औद्योगिक क्षेत्र बन रहे थे, IMT स्थापित की जा रही थी, निजी क्षेत्र में भी निवेश था, सरकारी रोजगार भी मिल रही थी। लेकिन आज वो प्रदेश देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला प्रदेश, एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित नहीं किया। मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कह के कि हम जमीन एक्वायर नहीं करेंगे, तो इंडस्ट्री को आसमान में लगेंगी नहीं। ना कोई औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हुआ, ना कहीं IMT बनाई गई। प्रदेश के युवाओं को 10 साल तक उनके भविष्य को कैसे रोका जाए, उनकी सुई घड़ी कैसे रोकी जाए। ना कहीं औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हुई, ना कोई निजी निवेश हुआ। निजी निवेश में हरियाणा आपको पता है नंबर 1 पे था निवेश दर में, प्रति व्यक्ति आया निवेश दर में हुड्डा सरकार के समय हरियाणा देश में नंबर 1। आज बेरोजगारी दर में नंबर 1। दूसरी ओर सरकारी क्षेत्र के रोजगार का भी यही स्थिति है। सरकारी क्षेत्र में वैसे तो रोजगार निकाले नहीं गए, और जो निकाले गए वो लगभग वो जो भर्तियां हैं बड़ी बड़ी घोटालों की भेंट चढ़ गई। आपके सामने है क्या स्थिति है। ये कैसी सरकार आई, इसमें जो SSC HSSC का घोटाला आया, फिर HPSC का घोटाला आया, लगभग 2.5 दर्जन भर्तियों में जो एग्जाम पेपर लीक हुए लगातार एक के बाद एक। उसके जो हमने मांग करी और छापे पड़े तो HPSC के दफ्तर में करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई। ऐसी स्थिति हरियाणा की। हमने मांग करी कि जांच हो तो मुख्यमंत्री जी का जांच, हरियाणा की पुलिस करेगी जांच, विजिलेंस, कोई केंद्रीय एजेंसी जांच नहीं करेगी, कोई कोर्ट की निगरानी में जांच नहीं होगी। तो ये स्थिति हरियाणा की है। आज पूर्णतः जिम्मेदारी सरकार है, और इसलिए मैं समझता हूँ कि हरियाणा के अंदर हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि हरियाणा दोबारा पटरी पे आए। ये एक मैंने मुद्दे के बारे में आपको बोल दिया, बाकी कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट पर जो रिपोर्ट आई है, CM ने तो नकार दिया है कोर्ट में जाने की बात। CM तो नकारेंगे ही, मगर मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, आपके माध्यम सरकार से। सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, आज के दिन जागरूकता का समय है, सबके पास मोबाइल है, सबके पास सारी एजेंसीज हैं, सारी रिपोर्ट आपके पास है। ये वही एजेंसी है जिसकी जो रिपोर्ट है उसके आधार पे आपने देखा होगा बड़े बड़े इश्तिहार छापे गए यूपी सरकार, योगी सरकार द्वारा। और यूपी में आप चले जाओ, नोएडा, गाजियाबाद, दूर नहीं हरियाणा से, वहाँ बड़े बड़े होल्डिंग लगे हुए हैं। CMI की रिपोर्ट के अनुसार यूपी में घटा बेरोजगारी दर, वोट दीजिए डबल इंजन सरकार। एक तरफ योगी जी की, एक तरफ मोदी जी की। तो क्या योगी जी और मोदी जी झूठ बोल रहे हैं? CMI उसी रिपोर्ट में अगर आप पढ़ेंगे जिसके अनुसार आज पूरी बीजेपी के अंदर हजारों करोड़ की ऐड दी गई, इस पर प्रकाशित की जा रही है, तो क्या योगी और मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, या मुख्यमंत्री जी अपनी कमजोरी छुपाने के लिए? उसमें बेरोजगारी में हरियाणा ही सबसे पीछे क्यों आ रहा है? सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा अंदर में क्यों आ रहा है? तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी जो है केवल इस तरह की बात करके कि उस रिपोर्ट को हम नहीं मानेंगे। अच्छा, उस रिपोर्ट को नहीं मानेंगे तो नीति आयोग की रिपोर्ट मानिए। नीति आयोग किसकी है? आप सबसे जागरूक हैं आप लोग। नीति आयोग कौन चलाता है? क्या नीति आयोग जो है हुड्डा जी चलाते हैं, या नीति आयोग कौन चलाता है? नीति आयोग केंद्र सरकार की। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो अगस्त में रिपोर्ट आई, 3 ऐसे राज्य या यूनियन टेरिटरी थी जिसमें
सबसे भयावह बेरोजगारी की स्थिति पैदा हो चुकी है। उनके अलग अलग कैटेगरी, उसमें जो सबसे एक्सट्रीम कैटेगरी उसमें 3 है, हरियाणा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप तो टापू है, उनमें कौन इंडस्ट्री लगाने जाएगा। हरियाणा और दिल्ली के 3 तरफ है, तो आप जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, बिहार, सबसे आप पीछे पिछड़ गए। बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पे पहुंच गए। और उसके बाद आप कह रहे कि नीति आयोग गलत है। आप नीति आयोग पे क्यों नहीं मुकदमा करते मुख्यमंत्री जी? आप सीएमआई का नाम ले रहे हैं, वही सीएमआई जो योगी जी उनके सीएमआई के आधार पे ऐड दे रहे, इश्तिहार दे रहे, बड़े बड़े इश्तिहार प्रकाशित हो रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में कि यूपी में जो है बेरोजगारी दर घट गया, सीएमआई का आधार मान रहे हैं। अगर सीएमआई की रिपोर्ट ठीक है तो क्या योगी रिपीट हो रहे हैं? देखिए, ये जो उन्होंने जो कहा है कि बेरोजगारी दर घट गया, सीएम जो है यूपी के अंदर भी, वो तुलनात्मक है। पहले कितना था और अब कितना है वो उस तुलना पे दिया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई यूपी का कोई बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, वो उसी पे खुश हो रहे हैं। उनकी सरकार की प्रदर्शन विकास जो है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मैं वहाँ स्क्रीनिंग कमेटी हूँ, मैं स्वयं देखा है, उनकी सरकार का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा है। और 5 प्रदेशों के चुनाव पे मैं आ जाता हूँ। 5 प्रदेशों में चुनाव है, जिसमें 3 प्रदेश हमारे पड़ोसी प्रदेश हैं, पंजाब भी पड़ोसी है, यूपी तो है, यूपी और पंजाब तो हैं, और कहीं ना कहीं उत्तराखंड भी एक जिला बीच में लगता है, सहारनपुर, जो जमुनानगर सहारनपुर, उसके बाद उत्तर प्रदेश और उसके बाद उत्तराखंड। तो 5 प्रदेशों में से मुझे उम्मीद है कि 4 प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी अपनी पल पे अपने बहुमत से सरकार बनाएगी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा। और भारतीय जनता पार्टी को 5 प्रदेश में एक झटका लगेगा। देश के लोग बीजेपी के अहंकार को चुनाव के नतीजों के माध्यम से झटका देंगे। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे, और उत्तर प्रदेश में जो बदलाव होगा उसमें एक भूमिका जो संघर्ष प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया है, उसकी भी एक भूमिका रहेगी। आपकी डिक्लेयर्ड कैंडिडेट पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट कैसे हैं? नहीं, देखिए, मैंने जो आपको बात कही, आप मेरी एक शब्द आप देखना, मैंने कही है। देखिए, ये इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है, स्पष्ट रूप से है बात है कि उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ दल कौन सा है? भाजपा। और मुख्य विपक्षी दल संख्या बल के अनुसार लखनऊ विधानसभा में कौन सा है? समाजवादी पार्टी। ये कोई नई बात नहीं। कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मुख्य सत्ता दल में या विपक्षी दल में लखनऊ विधानसभा में नहीं है, ये आज कोई नई खबर नहीं है अगर आप ये लिखेंगे। लेकिन हमारे पास संख्या बल नहीं है वहाँ विपक्ष का, लेकिन नैतिक बल विपक्ष का, जिस तरीके से प्रियंका जी ने हर वर्ग की लड़ाई लड़ी, चाहे वो हाथरस में दलितों पे अत्याचार की बात हो, जो हमारे आपने देखा हाथरस पूरा, जो उसके बारे में मैं नहीं जाता, चाहे वो कानपुर में अरुण वाल्मीकि हत्याकांड की बात हो, चाहे वो लखीमपुर के खेड़ी के अंदर किसानों को जो रौंद दिया गया, एक मंत्री जी का एक पुत्र का नाम मुख्य आरोपी में शामिल है जिसमें चार्जशीट में, चाहे उस प्रकरण की बात हो, हर वर्ग के साथ जिस तरीके से आवाज़ उठाई है, हम संख्या बल के रूप में उत्तर प्रदेश में जो है सत्ता दल में या मुख्य विपक्षी पार्टी में भले ना हो, मगर संख्या बल ही नहीं, हम नैतिक बल के अनुसार हमने एक मुख्य विपक्षी पार्टी का वहाँ पे ज़रूर एक भूमिका हमारी रही है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में जो बदलाव आएगा, जो मैंने कहा, मेरे हर शब्द को मैं तोल के कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में जो यकीनन बदलाव आएगा, उस बदलाव में उस संघर्ष की भी एक भूमिका अहम रहेगी। जितेंद्र जी, सर्वे के अनुसार तो बीजेपी यूपी में 4थे नंबर पर, कांग्रेस, और पंजाब में कांग्रेस दूसरे नंबर पर, और गोवा में भी ये, और आप कह रहे हैं कि सरकार बनेगी, पंजाब में बनेगी, लेकिन सर्वे तो नहीं दिखा रहा है। तो हम भी सर्वे दिखा देते हैं आपको, आप बताओ। सर्वे हमारे पास भी है, आप हमारा वाला सर्वे मानेंगे या पता नहीं कौन सा देख रहे हैं आप। हम भी सर्वे दिखा देते हैं आपको, हमारी पार्टी ने भी सर्वे कराया, उस सर्वे के अनुसार
कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है पंजाब में। आपको सर्वे दें उसको, वो सर्वे आप छापिए। बिल्कुल नहीं। प्रियंका गांधी लगातार सड़क पर रही, बावजूद इसके यूपी में उतना अपेक्षित समर्थन नजर नहीं आ रहा। देखिए, मैंने जैसे कहा कि यूपी में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी की थी, वही आप लंबी चौड़ी बात मैं रिपीट कर दूंगा। वो जो वहाँ पे जो विधानसभा में पिछली बार कितने कांग्रेस के विधायक जीत के आए थे? कितने की विधानसभा है वहाँ? 403 आपको स्वयं उनमें उत्तर मिलेगा कि एक चुनौती, बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी वहां पे हर वर्ग की लड़ाई लड़ने का साहस कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका जी के नेतृत्व में किया। और हर वर्ग के लिए, इसलिए मैंने कहा विपक्ष का नैतिक बल आज हमारे पास है। संख्या बल नहीं थी हमारे पास विधानसभा में, और वो जो संघर्ष किया उससे आज एक माहौल उत्तर प्रदेश में बदलाव का बना है। निश्चित तौर से वो संघर्ष की एक योगदान रहेगा उत्तर प्रदेश में, जो बदलाव होगा उसमें उस संघर्ष का एक योगदान। दीपेंद्र जी, प्रदेश की बात करें तो आम लोगों में चर्चा है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कांग्रेस की कमान दे दे तो 2024 में कांग्रेस की सरकार पक्की प्रदेश में। क्या ये बात हाईकमान को नहीं लगता है? ये बात इस बात का मैं समझता हूँ कांग्रेस का अंदरूनी ये मामले हैं, क्योंकि मैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य हूँ, तो वहीं पे कांग्रेस की जो संगठनात्मक मामले हैं उन पर चर्चा होती है। मगर जो आपका प्रश्न था, वो आप ये प्रश्न छाप दीजिए। छापेंगे सर। आप छापो। आज हरियाणा में नेता विपक्ष कौन है? नेता विपक्ष कौन है हरियाणा में? तो जो है आज नेता प्रतिपक्ष हरियाणा में चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, और उनके नेतृत्व में मुझे विश्वास है कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में हर वर्ग की लड़ाई लड़ेगी हरियाणा में। हमारा कार्यक्रम भी एक विपक्ष आपके समक्ष, इसीलिए सारा विपक्ष, सारे विधायक लोग के बीच में जा रहे हैं और लोग की बातें उठा रहे हैं, जिसमें जल्दी ये कोविड आ गया बीच में, कोविड का प्रोटोकॉल आ गया। आपको पता है 1 महीने की ब्रेक हो गई, नहीं तो फतेहाबाद में भी जल्दी पहुंचेगा। और हर वर्ग की अभी हमारी जिम्मेदारी विपक्ष की है। प्रजातंत्र में और संवैधानिक व्यवस्थाओं में लोगों ने, लोकतंत्र में जिम्मेदारी लोग लगाते हैं। किसी की जिम्मेदारी सत्ता की होती है तो किसी की विपक्ष की होती है। आज लोगों ने हरियाणा में एक स्पष्ट विपक्ष का चुनाव किया, बहुत करीबी लड़ाई रही, और केवल 3900 वोट का फर्क, 3900 वोटों का फर्क रहा। कांग्रेस को 3900 वोट और मिलती तो कांग्रेस की 36 सीट और बीजेपी की 35 सीट होती सबसे, तो यानी कि करीबी मुकाबला हरियाणा में रहा। तो आज जिम्मेदारी हमारी विपक्ष की है। हुड्डा साहब नेता विपक्ष है विधानसभा में, तो हरियाणा के 15 सांसद जो दिल्ली में जाते हैं देश की सबसे बड़ी पंचायत में, उसमें 14 भाजपा के, अकेला मैं विपक्ष का सांसद ना हूँ। तो हमारी दिल्ली में भी और चंडीगढ़ में भी जिम्मेदारी लोगों के माध्यम से लगी है, और विपक्ष की भूमिका आज हम निभा रहे हैं ताकि लोगों की हकों की लड़ाई लड़े, हर वर्ग के हकों की लड़ाई लड़े। आज हमारा यही इसी चीज़ पे ध्यान है। आने वाले समय में जो है मैं समझता हूँ कि कांग्रेस में जब तक नेता रहते हैं बड़े इनडिसिप्लिन होते हैं, बड़े एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं, और लेकिन जैसे ही बीजेपी में जाते हैं बड़े डिसिप्लिन हो जाते हैं और थोड़े में गुजारा करने को तैयार हो जाते हैं। देखिए, ये जो है इस बारे में तो हम क्या बताएं, आप किसके बारे में पूछ रहे हैं? ओवरऑल अगर हम कोई देखे हैं, कोई उदाहरण जितने भी हो? बड़े लोग गए, चाहे सिंधिया जी थे, चाहे जो भी लोग गए, वो जब तक कांग्रेस में रहे तो अब देखो किसके बारे में वहां गए तो आप बड़े किसके बारे में संतोषी स्वभाव के हो जाते हैं। ये क्या वजह है? आप किसके बारे में पूछ रहे हैं और किसका जवाब दें? एक सर, कैप्टन अमरिंदर सिंह पाकिस्तान को ले आए हैं पंजाब चुनाव में कि कैसे ला सकते हैं पाकिस्तान? चन्नी साहब कह रहे थे पाकिस्तान नवजोत सिंह सिद्धू को जब अध्यक्ष बनाया, पाकिस्तान पंजाब में कैसे आ सकता है? नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू को जब अध्यक्ष बनाया गया पाकिस्तान से सिफारिश आई थी। वो कह रहे कि पाकिस्तान से सिफारिश आई थी जब नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया गया। देखिए, उन्होंने कहा है, आप उनसे पूछिए। पंजाब में कांग्रेस पार्टी की नई टीम चन्नी जी के नेतृत्व में हमारी जो सरकार है वो रिपीट होगी, और अच्छे बहुमत के साथ रिपीट होगी, ऐसा हमारा दावा है।
आने वाली हमारी सरकार का- हमारी नई टीम को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हरियाणा में चुनाव का भूपेंद्र जी डंका बज चुका है, हमें भी चुनाव प्रचार की हमारी जिम्मेदारी लगी है, तो हम भी पहुंचेंगे, चाहे उत्तराखंड हो, पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, इन 3 राज्यों में तो कम से कम हम भी पहुंचने की कोशिश करेंगे।